तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन 400 पार पर जुट चुकी है और इसीलिए आज पहली लिस्ट बीजेपी की बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पहली लिस्ट में बीजेपी 118 से 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली से 4 सांसदों का टिकट इस बार कट भी सकता है और इसकी जानकारी तो खुद आज गौतम गंभीर दे चुके हैं। खुद वो सार्वजनिक कर चुके हैं कि वो अब क्रिकेट पर फोकस्ड रहना चाहते हैं, इसीलिए वो पॉलिटिक्स से अब दूरी बनाना चाहते हैं। तो दिल्ली की क्या पिक्चर है ये तो आज सुबह ही सामने आ चुकी है, लेकिन बाकी स्टेट्स को लेकर बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है, अब से थोड़ी ही देर में जब पहली लिस्ट आएगी तब ये सामने आ जाएगा कि बीजेपी ने किस आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया है और किस आधार पर ये टिकट बांटे जाते हैं। देवेंद्र, आज जो लिस्ट आने वाली है वो फॉर श्योर सीट तो है, वो बड़े चेहरे तो हैं जिनका चुनाव लड़ना तय है, जिनकी सीटें जीतना तय है। इसके अलावा जो मुश्किल सीटें हैं जिन पर बीजेपी लगातार काम कर रही थी, चाहे यूपी की आप 16 सीटें ले लीजिए या बाकी स्टेट्स की आप सीटों को ले लीजिए, क्या उन सीटों को भी आज इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा? क्या उन पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है? बिल्कुल प्राची, और उत्तर प्रदेश के तो 14 नाम तय किए जा चुके हैं। ये ऑलरेडी हमें जानकारी मिली थी सोर्सेस के मार्फत, तो उसमें आप समझ सकती हैं कि इस लिस्ट में वो नाम होगा, उनमें से अधिकांश सीटों पे तो नाम होगा। और इसके अलावा बाकी दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर आपको ये नाम दिखेंगे। तेलंगाना की बात करें क्योंकि नाम वहाँ फाइनलाइज है, वो उस नाम में सूची में नाम दिखेगा आपको। बंगाल पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, वो दिखेगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, हालांकि हारी हुई सीट वहाँ पे सिर्फ एक है, छिंदवाड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश पे भी जो बैठक चली थी उसमें बहुत गहन मंथन हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ से सिर्फ 3 नाम आपको दिखेंगे, हालांकि 2 और सिटिंग सीट है, हरिद्वार और पौड़ी, लेकिन वो नाम आपको नहीं दिखेंगे। तो कमोबेश आपको एक दिखेगा कि भूखे जैसा आपको नजर आएगा कि वैसी सीटें जहाँ पर जैसे कैंडिडेट का आप नाम सुने आपको लगेगा कि हाँ ये तो पता था, ये तो ऑब्वियस था, ये तो सरप्राइज की बात नहीं है। दूसरा कैटेगरी आपको दिखेगा कि अरे इसमें अच्छा पार्टी इस बार इनको मौका दे रही है, इस तरह का सरप्राइज आपको नजर आएगा। उसके पीछे वजह ये थी कि पार्टी ने खास तौर पर हारी हुई और कमजोर सीटों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके पीछे रणनीति प्राची ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लक्ष्य रखा कि बीजेपी अपने अकेले दम पर 370 और एनडीए 400 पार, तो जहां आप मजबूत है, जीते हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट अधिकांश जगहों पे आपको नजर आएगा कि सैचुरेशन पे है। गुजरात 26 पे 26, दिल्ली सभी 7, इसके अलावा हरियाणा सभी 10, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 नहीं, राजस्थान सभी 25। तो अगर इस तरह की स्थिति है और आपको अपनी सीटें बढ़ानी है तो वहां पर जहां आप पिछला चुनाव हार गए थे या जहां आप हमेशा से हारते रहे हैं, उन्हीं सीटों से इजाफा करना था। और दूसरी बात, उन राज्यों में वो इजाफा करना था जहां बीजेपी कमजोर रही है और उस पर इस बार बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। तमिलनाडु पे आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रकार से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर पीएम मोदी वहाँ पे जा रहे हैं, लाजमी तौर पर उसका असर दिखेगा। और तमिलनाडु की कल्चर या वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक माहौल बना रहे हैं और तमिलनाडु के कल्चर को जिस प्रकार से बीजेपी महत्व दे रही है या केंद्र की सरकार जैसे महत्व दे रही है, इन सारी चीज़ों का फायदा होना स्वाभाविक है। तेलंगाना की बात हमने कर ली। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वाली सिचुएशन दिख रही है। यानी कल भी मैंने चेक किया था एक बड़े सोर्सेस, तो उनका ये कहना था कि ना तो दरवाजे एकदम से खुल के अंदर एंट्री हो गई है, ना ही दरवाजे बंद हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में अभी सीटों को लेकर, संख्या को लेकर थोड़ी बहुत खींचतान है, लेकिन माना जा रहा है कि अल्टीमेटली हो जाएगा। पंजाब को लेकर बातचीत तो काफ़ी एडवांस स्टेज में थी, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन शुरू हो गया तो अकाली दल थोड़ा सा ठिठक गया। अब एक बार फिर से वो बातचीत शुरू हो गई है और लगभग तय मानिए कि पंजाब में अकाली दल बीजेपी गठबंधन रहेगा, उसी के साथ वो चुनाव पे जाएंगे। बिहार में ऑलरेडी गठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर क्योंकि वहाँ होमवर्क नहीं हुआ था, इसलिए वो इस सूची में आपको नजर नहीं आएगा। पंजाब में कुछ सेलिब्रिटी के जो नाम चल रहे थे, उनमें से कम एक सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो कि सिर्फ हवा में वो नाम था, वो उनको लड़ाया नहीं जाएगा चुनाव में और नहीं कोई स्कीम ऑफ थिंग्स में वो थे। कुछ सेलिब्रिटीज जरूर आपको नजर आएंगे। उसमें एक बहुत दिलचस्प ये था कि हरियाणा से हमें ये बताया गया कि रोहतक सीट पे एक फिल्म स्टार का नाम उसमें रखा गया था कि उनको भी पैनल में नाम रखा गया, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तो ओवरऑल पार्टी की एक कोशिश रहेगी और इस सूची में आपको नजर आएगा, इस सूची इन द सेंस कि 2024 की जब पूरी सूची आ जाएगी तो उसमें आपको नजर आएगा कि ओबीसी की छाप सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट की छाप सबसे ज्यादा नजर आएगी। प्राची, ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं कि 118 से 120 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। कुछ सीटें हैं जिनके कैंडिडेट्स के नाम हम सबको पता है, सार्वजनिक हैं, उस पर तो सवाल उठना बेकार है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनको लेकर संशय बरकरार है। कितना माना जाए इन 118 और इन 120, अगर आज कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो सकता है तो कितने फीसदी ऐसी सीट हो सकती है देवेंद्र जहां से सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है?
और इसमें आपको सरप्राइज के तौर पे कटने वाले सीट तो इसमें कितने रखे जाएंगे ये भी क्लियर नहीं है, वो थोड़ा कम रहेगा क्योंकि उसमें रणनीति ये थी प्राची, और जाहिर तौर पे किसी सीट पे अगर आप सिटिंग सांसद का टिकट काटते हैं तो फिर उसमें गहन मंथन की जरूरत रहती है और बहुत आसानी से आप किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। किसी एक नतीजे पे आप उन्हीं सीटों पे पहुंच पाते हैं जहां पर सांसद का परफॉर्मेंस या तो बहुत अच्छा रहा हो, सामाजिक संरचना में बिल्कुल फिट बैठता हो, या फिर बहुत खराब रहा हो, इतना खराब हो कि आसानी से आप काट सकें। इन दो कैटेगरी के अलावा अगर बीच बीच वाली स्थिति है तो आप समझ सकते हैं उसमें ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत रहती है, और बीच बीच वाली सीटें इस बार ज़्यादा हैं। तो इस सूची में आपको कटने वाले बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, उसमें यही दिखेगा कि पार्टी ने पिछले चुनाव में पार्टी जहां हारी थी उस बार कौन से बड़े नए चेहरे, और जितने बड़े चेहरे हैं जो शॉर्ट सीटें हैं वो तो होंगी ही होंगी। ऐसे नामों की अगर चर्चा करें देवेंद्र, जो जिन पर संशय के बादल मंडरा रहे थे या जिन पर तलवार मंडरा रही थी उनकी सीट पर, अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो बृजभूषण का नाम चर्चाओं में रहा, किस तरीके से पार्टी की बदनामी हुई, किस तरीके से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई। बृजभूषण जो कि गोंडा से लड़ते हैं, क्या वो नाम इसमें शामिल हो सकता है? क्या कानपुर की सीट इसमें शामिल हो सकती है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वाली जो सीट है, उनकी बेटी की जो सीट है बदायूं की, क्या वो इस लिस्ट में शामिल हो सकती है? और कानपुर में तय मानिए उसमें एक नया नाम आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, और वो नाम फाइनल भी किया जा चुका है ऑलरेडी। पिछली चुनाव समिति की बैठक में उस नाम पे मोहर लग गई है। और इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह की सीट जो है वो कैसरगंज वाली सीट है, यानी कि गोंडा जिले की जो सीट है वहाँ पे 3 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से कैसरगंज वाली सीट पे उनका है। और जो छवि उनके साथ रही, जिस प्रकार से मामला विवाद जुड़ा उनके साथ, महिलाओं के मसले को लेकर, वो उसने ज़रूर पार्टी को परेशान किया। हालांकि राजनीतिक तौर पर मजबूत शख्सियत हैं और उनके खिलाफ कोई वैसे आरोप दिखे भी नहीं, तो इसमें पार्टी ने फाइनली क्या फैसला लिया है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर उनका टिकट काटा जाता है प्राची, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय होगा। अगर उनको फिर से चुनाव लड़ा दिया जाता है तो दूसरी तरफ का चर्चा का विषय रहेगा। पार्टी ने आखिरकार क्या फैसला लिया है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है प्राची। देखिए, यूपी के मोटे मोटे नाम तो सबके सामने आ चुके हैं, जो बड़े नाम हैं, जो वीआईपी नाम है वो तो सामने आ चुके हैं। देवेंद्र, अगर मैं आपके नजरिए से समझूं तो आप किस स्टेट पर सबसे ज्यादा नजर गड़ाए हुए हैं, जो आपको लगता है कि बीजेपी इन स्टेट्स में क्या करने वाली है, जो बड़ा सरप्राइजिंग होगा या इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों के लिए भी जानना? और निश्चित तौर पर प्राची उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा उस पर नज़रें टिकी रहेंगी। और उत्तर प्रदेश इस लिहाज से एक तो समझ सकते हैं कि 2024 का जो रास्ता है उसका जो सबसे बड़ा चौड़ा रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है, वो 80 सीट लोकसभा उत्तर प्रदेश से आता है। तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसे नज़रें टिकी रहेंगी। बीजेपी की इस बार कोशिश है, और जो बार बार बीजेपी के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि सभी 80 की 80, तो कम से कम पार्टी उस आंकड़े के करीब तक पहुँच जाए। उस लिहाज से एक एक सीट पे काफ़ी बारीकी से चयन किया गया है। कास्ट इक्वेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। जैसे पूर्वांचल की अगर बात कर लें तो पिछली बार पार्टी का पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, घोसी की सीट पार्टी हारी थी, गाजीपुर की सीट हारी थी। तो इस तरह के इक्वेशन पिछली बार रहे, जो कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, क्योंकि तीनों एक साथ हो गए थे तो उनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बड़ा एक बुके बन जाता है। वहाँ पर बीजेपी को कुछ सीटों पर पूर्वांचल में नुकसान हुआ था, इसके अलावा पश्चिम यूपी में भी नुकसान हुआ था। इस बार वैसी स्थिति एक तो है नहीं, बसपा अलग है। दूसरी बात कि बीजेपी ने उस हार के बाद ही काफ़ी ज़्यादा काम किया है और इतनी सतर्कता बरती जा रही है कि जो हमें अभी जानकारी मिली कि अभी तक जो बैठक हुई है, जितना मंथन हुआ है, अभी भी पूर्वांचल की कई सारी सीटों पर पार्टी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। गाजीपुर में क्या होगा, बलिया में क्या होगा, इस तरह के फैसले, क्योंकि एक सीट का असर दूसरे सीट पे भी होता है, वो अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं। इतना जरूर है कि बताया जा रहा है कि पार्टी की पूरी कोशिश है कि जैसे गाजीपुर के उदाहरण की बात कर लें तो अफजल अंसारी को इस बार पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देना है, और वहाँ जो आप फैसला लेंगे उसका दूसरी सीट पर भी असर होगा। घोसी राजभर को दिया जा रहा है, वहाँ पे कैंडिडेट कौन होंगे, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जौनपुर की सीट पे आपको किसी को लड़ाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मंथन किया जा रहा है। और वही स्थिति रहेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े नाम आपको ऐसे दिख सकते हैं, कम से कम 2 नाम ऐसे दिख सकते हैं जिनको झटका लग सकता है। हालांकि इस सूची में वो होगा या नहीं उसका फिलहाल इंतजार रहेगा। उत्तर प्रदेश की संख्या के हिसाब से बात करें, सोर्सेज ने हमें ये बताया था कि तकरीबन 48 सीट पे तो ऑलरेडी मुहर लगाया जा चुका है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर। प्राची, जब उत्तर प्रदेश का जिक्र हम देवेंद्र कर रहे हैं तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल रही हैं उस पर तो बीजेपी अपनी रणनीति बना ही रही है, लेकिन जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी के परिवार का गढ़ है, चाहे हम मैनपुरी का जिक्र कर लें, आजमगढ़ का जिक्र कर लें, कन्नौज की भी चर्चा इसमें होती है, गाजीपुर की तो बात आप कर ही रहे थे, क्या इन सीटों पर भी मंथन हो गया है? क्या समझें कि पहली लिस्ट में यह भी क्लियर हो जाएगा? समाजवादी पार्टी तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर ही चुकी है इन सीटों पर।
कन्नौज में सुब्रत पाठक के बारे में ही जानकारी दी गई थी कि सुब्रत पाठक को एक बार फिर से वहां पर उतारा जाएगा। इसके अलावा आजमगढ़ को लेके ज़रूर एक ये था कि क्या वहां फिर से निरहुआ को वहां से लड़ाया जाए या उनको कहीं और भेजा जाए, उस पर ज़रूर ये एक चर्चा चली थी। और ऐसी कुछ से मनोज पांडे की बात कर लें रायबरेली के हिसाब से, तो उनके बारे में बताया गया कि रायबरेली सीट क्योंकि पिछली बार फिर से बीजेपी हारी थी तो वहाँ पर मनोज पांडे को उतारा जा सकता है। तो इस तरह के होमवर्क वहाँ पर किए गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स को लेकर ये डाउट था कि क्या उनको फिर से उसी सीट पे लड़ाया जाना चाहिए, अलग भेजा जाना चाहिए। जैसे बलिया की बात कर लें तो वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटने की आशंका ज़्यादा है और वो एक सरप्राइज़ होगा अगर उनको फिर से रिपीट कर दिया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें आपको ऐसी नज़र आएंगी। जैसे अलीगढ़ की बात कर लें उसमें आपको कोई सरप्राइज़ नहीं नज़र आएगा। मथुरा की अगर बात करें तो शायद ही उसमें कोई सरप्राइज हो, उसमें सरप्राइज नज़र नहीं आएगा। मुजफ्फरनगर की बात करें तो उसमें कोई सरप्राइज नज़र नहीं आएगा। लेकिन बागपत की बात करें तो बागपत सीट क्योंकि जयंत चौधरी को दी गई है तो वहाँ पर सत्यपाल सिंह को वहाँ पर झटका लगेगा। दूसरी सीट बिजनौर की बात करें तो बिजनौर पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार वो आरएलडी को दिया गया है तो वहाँ से मलुक नागर जो कि बीएसपी के सांसद हैं वो चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। उनकी जयंत चौधरी के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। अमरोहा की सीट भी पिछली बार बीजेपी हारी थी, वहाँ पर पार्टी ने इस बार काफ़ी मशक्कत किया है, काफ़ी होमवर्क किया है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था खासतौर पे 3 दलों के एक साथ आने और मुस्लिम वोटों के एक तरफा ध्रुवीकरण के हिसाब से उस डैमेज कंट्रोल को पार्टी कैसे पूरा कर सकती है। बीएसपी गठबंधन की तस्वीर साफ होने से पहले ही पार्टी ने उस पर होमवर्क किया था। अब क्योंकि बीएसपी तो उस गठबंधन में है नहीं तो पार्टी के लिए थोड़ा और आसान काम हो गया है और पार्टी ये मानकर चल रही है कि पिछली बार जैसे नतीजे जो कि पश्चिम यूपी या पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ था इस बार वैसा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यूपी में तो बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और कंफर्टेबल सिचुएशन में बीजेपी है। उन सीटों पर भी मार्किंग की गई है जो सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल थी और वहां पर पहले से होमवर्क किया जा रहा है। लेकिन जो स्टेट ही बीजेपी के लिए मुश्किल है और समझा जा रहा था, खासकर मैं बंगाल का जिक्र करूं, क्या उन सीटों का भी ऐलान किया जाएगा? और अगर बंगाल को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो कौन सी ऐसी सीटें संभावित हो सकती हैं जिन पर पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे लीड लेने के लिए? बंगाल को लेकर अगर बात करें प्राची तो वहाँ होमवर्क बड़ा दिलचस्प रहा है। वहाँ होमवर्क ये रहा है कि पहले बंगाल के लेके जो पिछली बार सीटें जो जीती थी और इस बार जो जीत सकती हैं और जहाँ पर जीतने की कम संभावना है उस तरह की कैटेगरी में बांट करके ऑलरेडी पार्टी वहाँ मेहनत कर रही थी, बहुत होमवर्क किया गया। उसके बाद जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो वो बैठक उस बैठक के बाद एक लिस्ट लेके जो दिल्ली चुनाव समिति की बैठक में लाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष उनके थे, संगठन महामंत्री थे, प्रभारी थे, इन सारे लोग जब चुनाव समिति की बैठक में पहुँचे तो वहाँ कुछ और भी ज़्यादा उस पर चर्चा हुई और उसमें कुछ और भी राय दिया गया और हमें इस बात की जानकारी मिली कि उस सूची में काफ़ी फेरबदल फिर किया गया है। वहाँ के कुछ सांसद खासतौर पर अगर नाम लेकर बात करना चाहें तो लॉकेट चटर्जी जैसे वो अपनी सीट बदलने के लिए एकदम से कोशिश कर रही थी, उनको ये बोल दिया गया था कि नहीं आपको उसी सीट पे फिर से लड़ना पड़ेगा। फिर अंतिम फैसला क्या हुआ, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी ने चुनाव समिति में बहुत डिस्कशन किया और वो अंतिम नतीजे तक पार्टी किस नामों पे पहुंची है उसका फिलहाल इंतज़ार रहेगा। आसनसोल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि वहाँ पे पूर्वांचल के वोटर यानी कि यूपी और बिहार के वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर किस चेहरे को उतारा जाए। जो मशहूर भोजपुरी सिंगर हैं जो कि फिल्म स्टार भी रहे हैं, भोजपुरी के फिल्मों के और गाना भी गाते हैं, पवन सिंह, वो सीट की डिमांड कर रहे थे और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि बिहार के रहने वाले हैं क्योंकि आरा की सीट उनको दे दी जाए। आरा एक ठाकुर बहुत सीट है लेकिन आरा ना दे के उनको सीधे आसनसोल भेजा गया है और ये माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत गंभीर और कठिन चुनौती होगी। तो इस तरह का होमवर्क बंगाल में भी काफ़ी किया गया और पार्टी को उम्मीद है इस बार ज़्यादा कि जिन राज्यों में हम सिचुएशन में है उससे तो रिटेन करेंगे, बंगाल, तेलंगाना इस तरह के राज्य या आंध्र प्रदेश इस तरह के राज्य हमें ज़्यादा संख्या देंगे जिससे हम 370 के आंकड़े को पार कर सकें। देखिए, एक बड़ा मिशन बीजेपी लेकर चल रही है। बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है और पूरा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहा है। ऐसे में वो चेहरे देवेंद्र, उन पर भी सभी की नजर रहेगी जो इस बार राज्यसभा नहीं भेजे गए हैं। क्या उन चेहरों को पहली लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा? क्या उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी जाएगी? क्या उनकी झलक हमें इस लिस्ट में देखने को मिल सकती है? और बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनकी झलक इस लिस्ट में देखने को मिल सकती है। उनमें से कुछ नाम तो ज़रूर दिखेंगे, हालांकि उन नामों को तो ऑलरेडी इशारा किया जा चुका है और उन्हें ये बताया जा चुका है। उसमें प्रक्रिया ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक बैठक में ये कहा था कि जो राज्यसभा में हैं बार बार अगर आ रहे हैं तो उनको लोकसभा की सीट देखनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि चुनावी राजनीति में उतरें और अगर लोकसभा की सीट के इक्वेशन नहीं है, वो संभावना नहीं बन पा रही है, वैसा सीट खाली नजर नहीं आ रहा है तो भले ही विधानसभा का चुनाव लड़ें, लोकल बॉडी का लड़ें, लेकिन चुनावी राजनीति में आएँ। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के सभी सांसदों से जो खासतौर पे जो बड़े चेहरे रहे उनसे पूछ लिया था कि अगर आपको चुनाव लड़ना हो
तो कौन सी 3 सीटें होंगी जो आपके लिए कंफर्टेबल होगी। और उसके बाद उन सांसदों ने बाकायदा 3-3 नाम बता दिया था कि अगर उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए तो इन 3 सीटों पे वो कंफर्टेबल रहेंगे, और ऐसा अधिकांश बड़े नेताओं से हुआ। केंद्रीय मंत्रियों में बात करें तो हमें सोर्सेस के द्वारा ये जानकारी है कि कम से कम 2 केंद्रीय मंत्रियों ने ये बताया कि पार्टी का आदेश होगा तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का उनका काम है उसमें चुनावी राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा समय देना वो मुश्किल रहेगा, और इस लिहाज से वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे। वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो उस पर पार्टी ने अंतिम क्या फैसला लिया है या क्या लेगी, क्योंकि ये तो सूची अंतिम है नहीं, ये तो पहली सूची आ रही है, आगे क्या होना है उसका फिलहाल इंतजार रहेगा। लेकिन कमोबेश अधिकांश लोगों को, खासतौर पे जो बड़े चेहरे हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं या केंद्र में मंत्री हैं, उनको बता दिया गया है। उसमें नाम की अगर आप बात कर लें, जैसे राजीव चंद्रशेखर, उनको बताया गया है कि तिरुवनंतपुरम की सीट पे आप होंगे। वहाँ पे जो ग्रामीण सीट है तिरुवनंतपुरम की, वहाँ पे मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री है, उसको आंतरिक करके उस सीट को कहा जाता है, वो वहाँ से कैंडिडेट होंगे। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उड़ीसा के संबलपुर से वो कैंडिडेट होंगे। तो इस तरह के नाम को ऑलरेडी बताया जा चुका है, जहाँ पे वो लोग काम भी कर रहे हैं। उनके दफ्तर वहाँ पे खुल चुके हैं, उनके दफ्तर का मतलब कि लोकसभा के लिए चुनाव के लिए जो दफ्तर खोला जाता है, इस तरह के दफ्तर वो खोल चुके हैं और ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। राशि, जैसे आप देवेंद्र बता रहे हैं कि 3-3 सीटें राज्यसभा के जो सांसद थे, जो बड़े नाम हैं, जिनको अभी लोकसभा भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 3-3 सीटों का ऑप्शन उनसे मांगा गया है। तो क्या सेफ सीटें या जो स्ट्रांग सीटें हैं वही इन चेहरों को दी जा सकती हैं, या कोई टफ टास्क भी इन बड़े चेहरों को दिया जा सकता है, जैसा हमने विधानसभा चुनावों यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा था? टफ टास्क ऑलरेडी मिल रहा है। जैसे अगर राजीव चंद्रशेखर की बात करें तो उनका चॉइस, भले ही वो केरला से आते हैं, लेकिन उनका चॉइस सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली वो बेंगलोर की थी, कर्नाटक की सीट थी, क्योंकि अधिकांश समय उनका कर्नाटक में बीता है, तो वहाँ वो चाह रहे थे, लेकिन उनको तिरुवनंतपुरम भेजा जा रहा है। और वो राजगोपालन पहले बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे, बीजेपी का अच्छा एक माहौल है, यानी कि शशि थरूर के खिलाफ। तो इस तरह की टफ सीटें भी दी जा रही हैं। कुछ सीटें ज़रूर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के लिहाज से अगर बात करें तो उड़ीसा में, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़ा नाम है, तो जो सीट वो वही चयन करेंगे जिस पर वो कंफर्टेबल रहें। संबलपुर की सीट पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, और उस सीट का इक्वेशन भी ऐसा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैंडिडेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो उनको दे दिया जाएगा। पीयूष गोयल को जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है वो नॉर्थ मुंबई, हालांकि नॉर्थ मुंबई के ऑलरेडी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनको वहाँ पर दिया जाएगा। भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो बड़ा दिलचस्प रहा। भूपेंद्र यादव को लेकर भी सबसे ज़्यादा चर्चाएँ प्राची इस लिहाज से चलती हैं कि राजस्थान से जो कोर ग्रुप आया था लिस्ट लेके, पैनल लेके, उसमें उसने अलवर से उनका नाम रखा, और दूसरा चॉइस उनका रहा है जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ यानी कि हरियाणा की सीट है, और वहाँ पर भी अभी बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं धर्मवीर सिंह, वो उनका चॉइस है। तो उनकी जो सूची थी 3 सीटों की, उसमें ये तीनों नाम थे। 3 मतलब 2 मैंने बता दिया, भिवानी महेंद्रगढ़, दूसरा अलवर और तीसरा गुरुग्राम। गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह है, तो वहाँ पर वो संभावना थी नहीं। अब अलवर और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों जगह से जो प्रदेश के नेता हैं वो भूपेंद्र यादव को वहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो जीत हो सकती है। इंतजार रहेगा इस बात का कि केंद्रीय चुनाव समिति का आखिरी फैसला क्या रहता है। संभावना ज़्यादा इस बात की है, और वो सरप्राइज होगा अगर ऐसा नहीं हुआ कि भिवानी महेंद्रगढ़ सिंह वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ये पहली लिस्ट आने जा रही है, और इस पहली लिस्ट में किन उम्मीदवारों के नाम संभावित हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कुछ लिस्ट ऐसी है या कुछ सीट ऐसी हैं जिनके नाम लगभग तय हैं। जो बड़ी लिस्ट है, यानी कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना, लखनऊ से राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना, गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह का चुनाव लड़ना, अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ना, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। आप राजस्थान की बात करेंगे तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का चुनाव लड़ना, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। 118 से 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, और देखिए एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत बीजेपी उम्मीदवारों का चयन करती है। इस बार मिशन बड़ा है, टारगेट बड़ा है, बीजेपी ये टारगेट लेकर चल रही है। हिस्ट्री बीजेपी को क्रिएट करनी है, और इसीलिए उम्मीदवारों का चयन भी तमाम बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। देवेंद्र, ऐसे में उन सीटों का भी जिक्र कर लेना जरूरी है जिन सीटों को खाली करवाया गया, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया गया, वो सीटें खाली हुई। यहाँ पर कौन से नए चेहरे होंगे, कैसे समीकरणों को फिट किया जाएगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्राची, और मध्य प्रदेश की जैसे पहले बात कर लें तो मध्य प्रदेश में जिन लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ने को भेजा गया था, उनमें से 2 नाम तो ऐसे रहे जो कि विधानसभा का चुनाव हारे। एक फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे गणेश सिंह, ये दोनों विधानसभा का चुनाव हार गए और अभी सांसद हैं ये। अब ऐसे में जो जीत गए थे
उनको तो अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हारे हुए हैं उनमें से सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर है कि हाँ उनको फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, वो जीत सकते हैं। गणेश सिंह को लेके वो क्लैरिटी नहीं है, हालांकि गणेश सिंह 4 या 5 बार के सांसद हैं और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि चुनाव वो बहुत आसानी से जीतते हैं। विधानसभा के चुनाव में समस्या क्या रहती है कि वहाँ पर लोकल फैक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है वो, और उस परिस्थिति में किसी बड़े नेता के लिए भी कई बार बहुत कठिन चुनौती हो जाती है विधानसभा का चुनाव जीतना। और ऐसा कहा भी जाता है कि चुनाव जितना आप नीचे के लेवल पर जाएंगे उतना वो मुश्किल होता जाएगा। जैसे पंचायत के अगर चुनाव की बात कर लें तो सबसे कठिन होता है कि वहाँ पर एक एक वोट मायने रखता है और कब किस बात पर किस व्यक्ति का मूड खराब हो जाए ये पता नहीं होता। तो वहाँ पर वो स्थिति रहेगी। राजस्थान में ज़रूर अलवर से ये कोशिश कर रहे थे बाबा बालकनाथ कि उनको मौका दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जिन लोगों को भी वहाँ पर भेजा गया और अगर वो जीत गए हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। राजस्थान में ऐसी स्थिति है। वहाँ पर अजमेर वाली सीट की बात करें तो ऑलरेडी वो हार चुके हैं, तो वहाँ पर एक नाम भी फाइनल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर जिन लोगों को लोकसभा सांसद रहते हुए विधायक बनाया गया था वो वहीं पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में जैसे बात कर लें तो कई तो उसमें से मंत्री भी बन चुके हैं। प्राची, देखो देखिए, जब बड़े नामों की चर्चा हम करते हैं देवेंद्र, तो उन बड़े नामों में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी चर्चा कर लेना जरूरी है। चर्चा है कि गुना से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उसी गुना में केपी यादव ने तकरीबन 1.25 लाख वोटों से महाराज को हराया था, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। तो क्या आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए गुना सीट को फाइनल करना, और क्या ये पहली लिस्ट में आ सकता है इस पर नाम? प्राची, निश्चित तौर पे बहुत कठिन फैसला ये होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही थी उसमें अलग अलग राय मिल रहा था, यानी कि अलग अलग नेता अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और समझा जा सकता है कि इस लिहाज से जैसे कि आपने बताया कि केपी यादव ने पिछला ही चुनाव हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उसके बाद वो अदावत काफ़ी लंबी चली तब तक जब तक सिंधिया बीजेपी में नहीं आए। बीजेपी में आने के बाद वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और अदावत खत्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बीजेपी सोर्सेज का ये कहना है कि हर लेवल पर वो अदावत नज़र आती रही। और केपी यादव, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उनके राजनीतिक कद की बात करें, स्टेचर की बात जो हम लोग करते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनका रेगुलर एक्सेस रहता है, तो वहाँ पर उनका क्लाउड ज़्यादा होगा और उनका असर, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। और वहाँ पर फिर केपी यादव के लिए मुसीबत थी। फिर सोर्सेज का ये कहना है कि जैसे मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसके बाद केपी यादव और मुख्यमंत्री के साथ इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, चीज़ें उनके लिहाज से बदली है। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आप समझा जा सकता है कि सांसद और विधायक हो अगर, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी रहता है कि उनके अपने लोगों की बात अगर वो प्रशासन से कहें तो प्रशासन उस बात को सुने और अगर उचित कार्रवाई करनी हो तो उचित कार्रवाई करे। और उसमें लाइन ऑफ एक्शन क्लैरिटी रहती है कि किसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दो ये बड़े नाम अगर इस तरह से वहाँ हो तो किस लेवल पे अदावत हो रही होगी। अब क्या गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाया जाएगा, उसके लिए फिलहाल इंतजार है। इतनी हमें जानकारी है कि बैठक में काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी चुनाव समिति की बैठक में। और दूसरी नज़र मध्य प्रदेश की लिस्ट की यहाँ से बात करें प्राची, तो इसमें आपको 2 ही सरप्राइज नजर आएगा। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से चुनाव लड़ाया जा रहा है और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को अगर चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये 2 नाम ऐसे हैं जिस पर नजरें टिकी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोई बड़ा सरप्राइज आपको नजर नहीं आएगा। प्राची, देखिए, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। और ये जो पहली लिस्ट है ये कितनी दिलचस्प होगी ये देखना वाकई में अहम होने जा रहा है, क्योंकि 118 से 120 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें वो बड़ी सीट भी शामिल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय है। तो साथ ही साथ उन सीटों को भी शामिल किया जा सकता है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और उसमें उत्तर प्रदेश की वो 16 सीटें भी शामिल हो सकती हैं जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान किया था, तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे साधा जाता है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जो बड़े बड़े नाम हैं, क्या उन बड़े बड़े नामों को रिपीट किया जाता है या उनको निराशा हाथ लगेगी, ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक और बात देवेंद्र जिसकी चर्चा कर लेना जरूरी है, उम्र की चर्चा बार बार भारतीय जनता पार्टी में होती है, तो क्या उन सांसदों को भी निराशा हाथ लग सकती है जिनके लिए उम्र एक बड़ा बैरियर साबित हो सकती है, या उम्र का पड़ाव उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? कुछ नाम ऐसे होंगे, और जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली है कि जब पूरी लिस्ट आ जाएगी और सभी सीटों की, तो उसमें आपको दिखेगा कि 10-12 ऐसे नाम होंगे
जो ऑलमोस्ट अगर 71-72 साल के हों उसके बावजूद उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये माना जाए कि क्योंकि 5 साल का टर्म है और आपका 75 साल उस 5 साल के बीच ही पूरा हो जाएगा तो आपको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जैसे ये 75 का जो एक बैरियर है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के संविधान के लिहाज से कोई बैरियर है, बल्कि ये इस लिहाज से पीएम मोदी ने तय किया है कि अगर एक ही व्यक्ति को आप इतने लंबे समय तक देते रहें, उम्र के इस पड़ाव तक देते रहें जहाँ वो उस कार्य क्षमता के साथ काम नहीं कर सके, जैसा कि आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद हों, तो ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है और नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने बहुत हद तक इस काम को किया है, लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा कि इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए कि हर एक केस में आपको वही काम करना है। अगर सांसद बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसी एक्टिविटी के साथ काम कर रहा है जो कि अपेक्षाकृत कम उम्र के सांसद काम कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर वो टिकट काटने का कोई आधार नहीं बनता। तो वहाँ पर आपको ओवरऑल लिस्ट में प्राची बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिखेगा। प्राची, देखिए, पहली लिस्ट आने जा रही है और इस पहली लिस्ट के आने के साथ ही बीजेपी किस बिना पर टिकट दे रही है और किस बिना पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, ये भी कुछ हद तक साफ हो जाएगा। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी जिन वोटर्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो महिला वोटर्स भी हैं। देवेंद्र, इस बार चर्चा की जा रही है कि महिलाओं की भागीदारी इन चुनावों में ज्यादा होगी, यानी ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। तो क्या पहली लिस्ट से ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा? और बिल्कुल प्राची, और 4 चीज़ें आप तय मानिए कि इस बार बीजेपी की जो पूरी फाइनल सूची आ जाएगी तो उसमें आप 4 चीज़ों को देखेंगे कि एक तो उसमें महिलाओं की संख्या पिछले चुनाव में बीजेपी ने जितने महिलाओं को लड़ाया था उससे कुछ ज़्यादा होगी। हालांकि एक पॉलिटिकल कंपल्सन का तो ध्यान आपको रखना ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चुनावी पॉलिटिक्स में है तो विजिबिलिटी वो सबसे अहम होता है। अगर आप जीत ही नहीं रहे हैं तो फिर आपके फैसले का कोई बहुत ज़्यादा मतलब हो नहीं जाता। लेकिन उन परिस्थितियों में, उन मर्यादा के भीतर, उन सीमाओं के भीतर जो अधिकतम दिया जा सकता है महिलाओं के नाम, वो आपको दिखेंगे बीजेपी की सूची में। दूसरा, आपको दिखेगा कि यूथ को इस बार ज़्यादा मौका देने की बात है और आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये एक तरह से ट्रेंड सा चला रखा है कि आपको आगे की बीजेपी तैयार कर देनी है। वैसी बीजेपी, वैसे नेता जो कि बीजेपी का नेतृत्व अगले 15-20 साल करेंगे हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर, उस तरह की पौध तैयार की जा रही है और ये आपको हर फैसले में दिखेगा। जिला अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक संगठन के अगर आप फैसलों को देखें उसमें आपको उस तरह के नाम, उस तरह की चीज़ें दिखेंगी जो कि 50-55 साल के अगर उम्र का कोई व्यक्ति है, परिवार से आता है, बीजेपी परिवार से आता है, विचारधारा का है, तो उस तरह के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको दिखेगी किसानों को, किसानी बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को, इस बार फार्मर्स वाले बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उसमें ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस बार कैंडिडेट में एक बार फिर से, पिछली बार भी ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, इस बार उसमें कुछ और इजाफा आपको नजर आ सकता है। प्राची, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा लेकर चल रही है, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी इस लिस्ट में देखा जा सकता है। अब से थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी, बीजेपी की लिस्ट, जिसमें कई सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, कई बड़ी सीटों का ऐलान हो सकता है, कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके टिकट भी काटे जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा नजर अगर टिकी हुई है तो वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। तो ऐसे में उम्मीदवारों का चयन कितना होगा और कितने उम्मीदवार आज उत्तर प्रदेश के घोषित हो जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जब जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं देवेंद्र, तो कई ऐसे नाम हैं जो टिप्स पर सामने आ जाते हैं, जिनके टिकट को लेकर संशय आज से नहीं बल्कि कई दिनों से बरकरार है। चाहे आप बरेली से मौजूदा सांसद संतोष कुमार का जिक्र कर लीजिए, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का जिक्र कर लीजिए, सुल्तानपुर से मेनका गांधी का जिक्र कर लीजिए, तो क्या संभावित है कि ये जो सीटें हैं ये फाइनल हो सकती हैं पहली लिस्ट में? इसकी संभावना मुझे कम नज़र आ रही है कि पहली लिस्ट में वो किया जाएगा, खासतौर पे तब अगर आपको काटना हो। और बीजेपी की अगर पॉलिटिक्स को देखें तो इन तीनों में नामों में एक नाम जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि पार्टी के लाइन के हिसाब से एक न्यूसेंस फैक्टर जिसमें रहा, वो वरुण गांधी का। बाकी संतोष गंगवार की बात कर लें या मेनका गांधी की बात कर लें तो उनके साथ ये चीज़ रही नहीं है। वरुण गांधी के साथ ये ज़रूर रहा है कि कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसी बातें वो कहते रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को ही वो निशाना साध रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी ने कभी भी उन पर रिएक्ट तक नहीं किया, पार्टी की तरफ से कोई उन्हें निर्देश नहीं दिया गया, पार्टी की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तो पार्टी उन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। अब इसमें देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या अब जबकि टिकट देना है तो उनका टिकट काट दिया जाएगा, क्योंकि अगर टिकट काटा जा रहा है तो उसके बाद आप समझ सकती हैं कि वो उसके बाद
न जाने क्या क्या बोलें, या फिर पार्टी जैसे ऑलरेडी उनको झेलते रही है इस रूप में कि आज नहीं तो कल शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए, हो सकता है फिर उनको टिकट दे दिया जाए। तो इस पर तस्वीर साफ नहीं है और आज की सूची में इस पर क्लैरिटी नज़र आएगी, इसका मुझे संदेह है। आज की सूची ऐसी होगी ज़रूर प्राची जिस पर विवाद बहुत ज़्यादा ना हो, सरप्राइज कोई उस रूप में नज़र ना आए। आज की सूची आपको बहुत बैलेंस सूची नज़र आएगी। जो बड़े फैसले होंगे, कटे हुए नाम काटने वाले जो बड़े फैसले होंगे, वो आपको आगे की सूची में देखने को मिल सकता है और समझा भी जा सकता है कि अगर कोई भी पार्टी अगर अपना शुभारंभ करती है तो वो शुभारंभ इसी नोट पे करना चाहेगी कि उस सूची में जितनी अच्छी बात हो जनता के बीच वही जाए, रिपोर्टिंग वही हो, चाहे टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन सब चीज़ों पर उन अच्छे पहलुओं की ही चर्चा हो, ना कि विवाद की चर्चा हो। और वो उसके लिए आगे का समय लिया जा सकता है। और हमें जानकारी भी मिली कि जिन जिन सीटों पे कटनों के लेके थोड़ा भ्रम था चुनाव समिति की बैठक में, उसको सीधे होल्ड पे डाला जाता रहा है। प्राची, यानी जो पहली लिस्ट होगी नैरेटिव के लिहाज से काफी अहम होने जा रही है। इस पहली लिस्ट में बड़े नामों को तो शामिल किया ही जा रहा है, खासकर उन सीटों को भी शामिल किया जा रहा है जो बीजेपी के लिए मुश्किल थी, या बीजेपी जिन सीटों को पिछली बार हारी थी, 2019 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बहुत ज्यादा इस लिस्ट से ये उम्मीद नहीं जताई जा सकती, जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई सरप्राइज हो सकता है या बड़े नामों को काटा जा सकता है। पहली लिस्ट ऐसी लिस्ट होगी जिससे कम से कम एक नैरेटिव को बिल्ड कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर हम देखेंगे देवेंद्र, तो बीजेपी नैरेटिव बनाने वाली पार्टी है। वो नैरेटिव बनाती है और उसके हिसाब से विपक्षी अपने जो रणनीति है उसको सेट करते हुए नजर आते हैं। अब पहली लिस्ट बीजेपी ऐसे समय में जारी कर रही है जब इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कई राज्यों में फाइनल नहीं हो पाई है। ये कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी बनाने जा रही है अपने विपक्षियों का? निश्चित तौर पर प्राची बहुत बड़ा। और पिछले कुछ लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो इस बार ऐसा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जिसमें आपको कोई चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, अनलेस अनटिल वो किसी और मुखौटे के तहत राजनीतिक विश्लेषक अगर ना बने हों, अगर न्यूट्रलिटी है समझ में या बोलने में, कम से कम समझ में तो सबको रहता है, बोलने में अगर है तो वो आपको यही कहेंगे कि हाँ जीत कौन रहा है। अपोजिशन के नेताओं से भी अगर थोड़ा सा गहरे बातचीत कीजिए तो ऑन रिकॉर्ड चाहे जो बात कहें वो ये बताएंगे कि जीतने कौन जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नेता तो स्वाभाविक तौर पर वो बताएंगे ही और वो कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। सहयोगी दलों की बात करें तो उसमें भी आपको ये कॉन्फिडेंस दिखेगा कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर है कि हमें चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। तो ये चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिसमें सबको पता है एक तरह से कि नतीजे क्या होने वाले हैं। वैसे माहौल में अगर फैसला करना हो, फैसला लेना हो, तो आप समझ सकती हैं कि वो कितना आसान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो ये कार्यशैली ही रही है कि, और मुझे कई सारे बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि जहां हमारी राजनीतिक समझ खत्म हो जाती है उसके कई किलोमीटर आगे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ शुरू होती है। और वहाँ से वो ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं हमारी बैठकों में भी कि हम हैरान रह जाते हैं कि इनको इतनी बारीक जानकारी, विजन इनका ऐसा कैसे, आगे का इस तरह की चीज़ को कैसे बता देते हैं। और चुनाव समिति की बैठक से जुड़े हुए सोर्सेज से जब हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि कई बार कैसी कैसी सीटों पे पीएम मोदी इस तरह का नज़रिया रखते थे, पर्सपेक्टिव रखते थे कि बाकी अब सब लोग हैरान हो जाते थे कि हम ऐसा कैसे नहीं सोच पाते। तो उस तरह का व्यक्ति अगर इस पूरे चुनाव को लीड कर रहा हो तो आप समझ सकती हैं कि चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन का मसला हो, नैरेटिव सेट करने का, एजेंडा सेट करने का, इन सब चीज़ों में बीजेपी कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लोग कैसे पूरी तरीके से चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को झोंक चुकी है अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव समिति की बैठक सुबह 3-4 बजे तक चलती है और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर निकल जाते हैं। झारखंड, बंगाल और बिहार को साधने की कोशिश करते हैं। आज जो लिस्ट आएगी उसमें बीजेपी की जितनी भी राजनीति आने वाले वक्त में होने जा रही है उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बार बार हम कह रहे हैं कि बड़े चेहरे तो इसमें शामिल किए ही जाएंगे, बाकी उन सीटों को भी शामिल किया जा सकता है जिन सीटों पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बंगाल को देखना भी दिलचस्प होगा, उन सीटों को देखना दिलचस्प होगा जहां से केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा दिया गया था और अब वो सीट खाली हैं जहां से वो जीतकर विधायक बन चुके हैं। उन सीटों को देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करना जानती है और लीड लेना भारतीय जनता पार्टी जानती है। ऐसे समय में जब पूरा का पूरा विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ नजर आता है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दीजिए, दिल्ली को
अगर आप छोड़ दीजिए, तो बाकी कहीं किसी भी जगह पर अभी कोई औपचारिक ऐलान इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है। ऐसे वक्त में बीजेपी अपने 118 से 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है, तो एक बड़ा बिल्डअप यहां से भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने सांसदों का टिकट काटा जाता है, कितने सांसदों को रिपीट किया जाता है और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं या सरप्राइज एलिमेंट है जो पहली लिस्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें हैं अब से थोड़ी देर बाद सामने आने लगेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे आपको पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने किन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए लिस्ट को जारी किया है। पहली लिस्ट में कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम होंगे, खासकर वो नाम भी शामिल हो सकते हैं जो कि राज्यसभा नहीं भेजे गए हैं इस बार, वो बड़े नाम हैं, उनको भी इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है और उनके टिकटों का भी जो आप कह सकते हैं वितरण वो हो सकता है, उनकी सीटों का ऐलान भी किया जा सकता है। देवेंद्र, ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती इस बात को लेकर भी होगी कि जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी उथल पुथल, एक सैलाब सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्या उन्हें भी तरजीह दी जाएगी और उन्हें क्या पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है? और प्राची, जैसे क्योंकि आपने लास्ट नोट में ये बताया था कि जो राज्यसभा सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं उनको अगर राज्यसभा का टर्म नहीं दिया गया तो उसमें क्या होगा, तो कई सारे नामों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। मनसुख मांडविया की अगर बात कर लें तो मनसुख मांडविया, उनके लिए जब चुनाव लड़ाने का ये फैसला हुआ तो उन्होंने जो चॉइस दी थी उस चॉइस में से 2 पे क्लोज फाइट थी कि या तो भावनगर से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए या पोरबंदर से चुनाव लड़ाया जाए। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है कि उन्हें पोरबंदर से चुनाव लड़ाया जा सकता है और आज की सूची में उनका नाम भी हो सकता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आप देखें तो जब से उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव जिस प्रकार से उन्होंने चलाया उसमें वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप के भरोसेमंद बने। छत्तीसगढ़, देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब सुनना दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में किसको जगह मिलती है।